Good morning, students. Today we will be covering system approach to management. तो आज हम करेंगे उसकी definition, features and evaluation. ठीक है जी. तो क्या है system approach? They viewed organization as an organic and open system which is composed of interacting and interdependent parts called subsystems. The system approach is top look upon management as a whole system or as an organized whole made up of subsystems integrated into a unity or orderly totality. तो इसमें क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ तो एक प्रॉपर सिस्टम बोला गया है, होल सिस्टम, ठीक है, जिसके अंदर बहुत सारे सब सिस्टम हैं छोटे छोटे जो कि इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर. ठीक है. System approach is based on the generalization that everything is interrelated and interdependent. तो इसका मतलब है कि जो ऑर्गेनाइजेशन में डिपार्टमेंट्स हैं या तो वो इंटर रिलेटेड है या वो इंटरडिपेंडेंट है. फॉर एग्जांपल जैसे जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है वो मार्केटिंग के साथ किसी तरह इंटर रिलेटेड है या फिर एचआर के साथ इंटर रिलेटेड है. जैसे फाइनेंस और एचआर इंटर रिलेटेड है. फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है उनके पास सारा कैश वगैरह होता है, वो देखते हैं कैसे कहाँ पैसे खर्चने हैं. और एचआर वाले हैं वो सैलरीज बनाते हैं, दे मेक सैलरी कंपनसेशन. तो दोनों इंटर रिलेटेड है, वो कैश के बारे में उनसे पूछ के काम करते हैं. तो ऐसे A system is composed of related and dependent element which when in interaction forms a unitary whole. तो क्या है कि जो सिस्टम है वो रिलेटेड और डिपेंडेंट एलिमेंट्स के साथ मिलके एक पूरा प्रॉपर सिस्टम बनाता है. अ सिस्टम इज सिंपली एन असेंबलेज और कॉम्बिनेशन ऑफ थिंग्स और पार्ट्स फॉर्मिंग अ कॉम्प्लेक्स होल. तो ये सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं जैसे एचआर, फाइनेंस, मार्केटिंग, ये मिलके क्या बनाते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, एक सिस्टम बनाते हैं जिसके थ्रू जो ऑर्गेनाइजेशन है वो काम करती है. तो इसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन ऑफ its most important characteristic that it is composed of hierarchy of subsystem that is the part of forming the major system and so on. For example, the world can be considered to be system in which various national economies are subsystem. अब आगे क्या है, देखो वर्ल्ड को एक बिगेस्ट इकोनॉमी माना गया है जिसमें बाकी की नेशनल इकोनॉमीज को सब सिस्टम माना गया. आगे नेशनल इकोनॉमी में आएगी इंडस्ट्रीज. ईच इंडस्ट्री इज कंपोज्ड ऑफ फर्म्स. इंडस्ट्री के अंदर आएंगी फर्म्स. एंड ऑफ कोर्स अ फर्म कैन बी कंसिडर्ड अ सिस्टम कंपोज्ड ऑफ सब सिस्टम सच एज प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस, अकाउंटिंग एंड सो ऑन. ठीक है, जो चीज़ मैंने आपको समझाई. आगे क्या है, फर्म के अंदर आएगी प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस, अकाउंटिंग, एचआर, सो ऑन. तो बेसिकली सिस्टम अप्रोच है कि जब हम एक बड़ा सिस्टम बनाते हैं तो इट इज़ कंपोज्ड ऑफ स्मॉल सिस्टम्स. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट. फीचर्स Features of system approach. A system consists of interacting elements. It is a set of interrelated and interdependent parts arranged in a manner that produces a unified whole. तो जो सिस्टम अप्रोच है वो क्या है, वो एक सिस्टम है जिसमें इंटरैक्टिंग एलिमेंट्स हैं जो कि एक दूसरे के साथ एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं एक प्रॉपर सिस्टम बनाने में. फॉर एग्जांपल जैसे फाइनेंस, अकाउंटिंग, एचआर, मार्केटिंग, ये एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है ताकि एक ऑर्गेनाइजेशन बन सके. द वेरियस सबसिस्टम शुड बी स्टडीड इन देयर इंटर रिलेशनशिप्स रादर देन इन आइसोलेशन फ्रॉम ईच अदर. तो जब भी हमने स्टडी करनी है हमने सारे डिपार्टमेंट्स को लेके स्टडी करनी है, ये नहीं है कि एक एक डिपार्टमेंट को सिंगल लेके चलना है. An organizational system
has a boundary that determines which parts are internal and which are external. तो जो ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम है उसमें एक बाउंड्री है कि कौन से इंटरनल है, कौन से एक्सटर्नल है, कौन सी चीज़ें हैं जो इंटरनली इफेक्ट कर रही हैं और कौन सी चीज़ें हैं जो एक्सटर्नली इफेक्ट कर रही हैं. A system does not exist in vacuum. It receives information, materials, and energy from other systems as input. These inputs undergo a transformation process within a system and leave the system as output to other system. तो ये जो सिस्टम है ये वैक्यूम में कंसिस्ट नहीं करता. इसमें क्या होता है, मटेरियल, इंफॉर्मेशन, एनर्जी सब कुछ इनपुट करना पड़ता है, फिर एक ट्रांसफॉर्मेशन होती है जिससे कि आउटपुट बाहर निकलता है. जैसे कि अकाउंट्स को ले लें हम, अगर उसमें एंट्रीज करेंगे, आगे प्रोसेसेस करेंगे, ट्रायल बैलेंस वगैरह फॉर्म करेंगे, तभी एक आउटपुट निकल के बाहर आएगा, बैलेंस शीट क्या बनी है. An organization is a dynamic system as it is responsive to its environment. It is vulnerable to change in its environment. तो क्या है, ऑर्गेनाइजेशन जो है वो विद टाइम चेंज होता रहता है, ठीक है, एनवायरनमेंट में. Dynamic means which changes with time, that changes with time. In the system approach, attention is paid towards the overall effectiveness of the system rather than the effectiveness of the subsystem. तो हम जब इफेक्टिवनेस चेक करेंगे, हम पूरी ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस चेक करेंगे, एक डिपार्टमेंट की नहीं करेंगे कि फाइनेंस डिपार्टमेंट अच्छा कर रहा है या एचआर डिपार्टमेंट अच्छा कर रहा है. The interdependence of the subsystem is taken into account. The idea of system can be applied at an organizational level. In applying some concepts, organization are taken into account and not only the objectives and performance of different departments. ठीक है. The system approach is considered both general and specialized system. जो system approach है ये दोनों को general और specialized system लिया जाता है. The general system approach to management is mainly concerned with formal organization and the concept and relating to technique of sociology, psychology and management. तो क्या सिस्टम अप्रोच, वैसे इसको जर्नलाइज और स्पेशलाइज लिया जाता है. जर्नलाइज में आ जाएगा जिसमें सारे सब्जेक्ट्स आते हैं, जैसे सोशली ऑर्गेनाइजेशन कैसी होनी चाहिए, साइकोलॉजिकली कैसी होनी चाहिए, ये सब चीज़ें. और स्पेशलाइज्ड में आ जाएगा जैसे फाइनेंस, मार्केटिंग, ये सब. तो अब इवैल्यूएशन क्या है इसकी सिस्टम अप्रोच की, कि the system approach assists in studying the function of complex organization and has been utilized as the base for the new kind of organization. तो ये एक ऐसा सिस्टम है जो कि कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन को रीड पढ़ने में या एनालाइज करने में यूज होता है. It is possible to bring out the interrelations in various functions like planning, organizing, directing and controlling. जैसे देखो, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग इंटर रिलेटेड है. अगर हम प्लानिंग करेंगे तो उसको कंट्रोल भी करना पड़ेगा, और पिछली कंट्रोलिंग के बेसिस पे ही कि क्या क्या करेक्टिव मेजर्स लेने चाहिए, हम प्लानिंग करेंगे आगे की. This approach has an edge over the other approaches because it is very close to reality. This approach is called abstract and vague. It cannot be easily applied to large and complex organization. Moreover, it does not provide any tool and technique for managers. तो एक इसका पॉजिटिव पॉइंट है कि ये रियलिटी के क्लोज है, बट इसका एक नेगेटिव पॉइंट भी है कि ये कोई टूल नहीं प्रोवाइड करता, कोई टेक्निक नहीं प्रोवाइड करता मैनेजर्स को. ठीक है, तो आई होप ये आपको क्लियर हो. इफ देयर इज एनी डाउट जस्ट लेट मी नो. थैंक यू.